बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस मिशन की 35 इकसा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 36 मुलाहिजा फरमाएं। उसने मर्दों की तरह एक पैर एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ रखा था। उसने मेरे साथ चिमट कर दोनों बाहें मेरे सीने पर लपेट ली थी। हमें पार के करीब पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वो आदमी अपनी बीवी के साथ वहां मौजूद था। मैंने मोटरसाइकिल उसके हवाले करते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो बदमाश मेरी पत्नी को एक सुनसान सड़क पर फेंक कर भाग गए थे। मैं कल्पना को लेकर एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। मैंने रिक्शा एक बारूद बाजार में एक रेस्टोरेंट के सामने रुकवा लिया और कल्पना को लेकर रेस्टोरेंट में एक फैमिली कैबिन में बैठ गया। कल्पना अब भी दहशत ज़्यादा सी थी, लेकिन चाय पीने के बाद उसने अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। रेस्टोरेंट से निकलते हुए दरवाजे के साथ ही न्यूज स्टैंड पर एक मैगजीन देखकर मैं रुक गया। मैगजीन के सरवक पर पतोड़ी की एक हवेली की तस्वीर मैंने पहचान ली और बगैर किसी इरादे के वो मैगजीन खरीद लिया। हवेली तक वापस जाने के लिए भी मैंने ऑटो रिक्शे को तरजीह दी थी। दुर्गा और सीता हमारी हालत देखकर चौंक गई और फिर उन्हें वो सब कुछ बताना पड़ा। कल्पना अब भी खौफजदा थी। दुर्गा उठकर उसके पास आ गई और उसे अपने सीने से लिपटा लिया। उस रात हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। सीता ने मेज पर से वो मैगजीन उठा लिया और फिर एकदम चीख उठी, ओह दुर्गा जी, ये देखो मैगजीन में तुम्हारी तस्वीर। पहले वो रसाला दुर्गा ने देखा और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ा दिया। पूरे सफे की रंगीन तस्वीर थी। वो पतुओं की हवेली में नफीस सतून के करीब खड़ी थी। मेरा चेहरा भी नुमाया था। सतून पर नक्शो निगार और दुर्गा के हवाले से कैप्शन था, कुदरत और इंसानी हाथों की खताती के दो शायकार। ये तस्वीर देखकर मेरे जिस्म में तो सिनसिनी की लहर दौड़ गई। दुर्गा की उम्र अगरचे 35 साल के लगभग थी। वो मेकअप के बगैर भी बहुत हुसीन थी, लेकिन उस रोज हल्के से मेकअप से उसका हुस्न और भी निखर आया था। उस रोज जब मैं उसके साथ गया था तो लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखते थे और पतुओं की हवेली में उस फोटोग्राफर ने भी उसे ताड़ लिया था और तस्वीर खींच ली थी। उस फोटोग्राफर के साथ एक औरत और 2 बच्चे भी थे। हो सकता है वो भी दूसरे लोगों की तरह सैरो तफरीह के लिए यहाँ आया हो और उसने ये तस्वीर शौकिया तौर पर खींच ली हो। लेकिन जब ये तस्वीर डेवलप होकर उसके सामने आई तो उसने सोचा होगा कि इस तस्वीर को किसी रसाले में छपना चाहिए और शायद उसी ख्याल से उसने ये तस्वीर उस रसाले को भेज दी थी। ये रसाला कदीम फन तामीर और पत्थरों पर नक्शकारी के हवाले से ही मुज़ामीन और तस्वीर शाये करता था और उसके सरवर्क पर पतुओं की हवेली की तस्वीर देख कर ही मैंने खरीद लिया था। मेरा ख्याल था कि उस रसाले के मज़ामीन पढ़ने से राजस्थान की कदीम इमारतों और मुख्तलिफ शहरों के बारे में मेरी मालूमात में इजाफा होगा और मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। मगर उस रसाले में ये तस्वीर देखकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। अगर सिर्फ दुर्गा की तस्वीर होती तो मेरे लिए परेशानी की कोई बात ना होती, लेकिन उस तस्वीर में मेरा चेहरा भी साफ नजर आ रहा था। क्या बात है, तुम ये देखकर क्यों परेशान हो गए हो? अच्छी नहीं लगी क्या? मैं दुर्गा की आवाज सुनकर चौंक गया। मेरे ख्यालात मुंतशिर हो गए। तस्वीर तो बहुत अच्छी है, तुम वाकई कुदरत का एक हसीन शायकार हो, मैंने कहा। लेकिन मैं इस तस्वीर की इशाअत के बाद आने वाले हालात की तस्वीर देखने की कोशिश कर रहा हूँ और वो तस्वीर जिस कदर भयानक होगी उसका अंदाजा लगाना दुश्वार है। क्या मतलब? दुर्गा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी बात सुनकर सीता भी चौंक गई थी। मतलब बाद में बताऊंगा, इस वक्त तो मैं कल्पना के बारे में सोच रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। तुम्हें इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा, दुर्गा बोली। कल्पना भी हमारी तरह दुश्मनों में घिरी हुई है, मैंने जवाब दिया। आज ये पहले दिन मेरे साथ निकली थी और इत्तेफाक से रामचंद धोबी की नजरों में आ गई। वो दुनिया का सबसे अहमक आदमी था जिसने दिन दिहाड़े उसे अगवा करने की कोशिश की और मेरे नहीं बल्कि कल्पना ही के हाथों मारा गया। रामचंद धोबी अकेला नहीं था। मैं खामोश होकर कल्पना की तरफ देखने लगा। उसका असल दुश्मन तो वो बूढ़ा था जो उसे हासिल करना चाहता है और उस पर हजारों रुपए खर्च कर चुका है। गंगू बदमाश के साथी के कत्ल की वजह से शायद वो दुबक कर बैठ गया है, लेकिन मामला जैसे ही ठंडा होगा या उसे पता चलेगा कि कल्पना इसी शहर में है तो वो उसे हासिल करने की दोबारा कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसे जब ये पता चलेगा कि रामचंद धोबी भी इसी चक्कर में मारा गया है तो शायद वो शहर ही छोड़ने की कोशिश करे। मैं ऐसा नहीं समझता, मैंने जवाब दिया। ये बुढ़े जो होते हैं ना, बहुत जिद्दी होते हैं। और फिर ठाकुर जिसने कल्पना के लिए अपनी इज्जत तक दाव पर लगा डाली। कल्पना तो वाकई ऐसी चीज है कि उसके लिए 2-4 कत्ल और भी किए जा सकते हैं। अगरचे 3 कत्ल अब तक हो चुके हैं, मगर मैं समझता हूँ कि मामला यहीं रुकेगा नहीं। गंगू भी इसी शहर में मौजूद है और ठाकुर भी। इससे पहले कि उनकी तरफ से किसी रद्द-ए-अमल का इजहार हो, हमें उनकी तरफ कदम बढ़ा देना चाहिए। क्या कहना चाहते हो तुम? सीता ने मुझे घूरा। जब तक कल्पना के दुश्मन खत्म नहीं हो जाते ये सुकून से नहीं रह सकेगी, मैंने जवाब दिया। ओह, सीता ने गहरा सांस लिया। तुम्हारा मतलब है कि अब ठाकुर और गंगू को भी खत्म कर दिया जाए? हाँ, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी, मैंने कहा।
3 कत्ल हो चुके हैं। सीता ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, 2 कत्ल और करना चाहती हो? उसके बाद अगर और कोई ऐसा शख्स सामने आ गया तो? मेरा ख्याल है और कोई सीता को नहीं जानता। मैंने उसकी बात काट दी। अगर हमें कल्पना से वाकई हमदर्दी है तो हमें इसकी हिफाजत को यकीनी बनाना होगा, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम इसकी सुरक्षा से हाथ उठा लें और इसे अभी और इसी वक्त यहाँ से चलता कर दें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, कल्पना जल्दी से बोली। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के तासरात नुमाया थे। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा। दुर्गा ने उसे एक बार फिर अपने साथ लिपटा लिया। तुम इस लड़की को मजीद खौफजदा करने की कोशिश मत करो महावीर। जब तक हम जिंदा हैं कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। थोड़ी देर तक खामोशी रही, फिर दुर्गा ने कल्पना को सोने के लिए उसके कमरे में भेज दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, इस लड़की के साथ अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। उस रात महाराना की हवेली में उसे उठाने की कोशिश में उसके सामने एक कत्ल हो गया और आज 2 आदमी और मारे गए। वो पहले ही खौफजदा है। हमें उसके सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसके सामने ऐसी बातें करने की जरूरत है, मैंने कहा। इसे मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। हम कोई पेशावर कातिल नहीं कि लोगों को मौत के घाट उतारते फिरें। और उसके अंदर भी तो कुछ एतमाद पैदा हो। किसी में एतमाद पैदा करने का ये तरीका कुछ अजीब सा नहीं? दुर्गा ने मुझे घूरा। अजीब तो है, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा, मैंने जवाब दिया। अच्छा छोड़ो, ये बातें बाद में होंगी। दुर्गा ने बात का रुख बदलते हुए कहा, तुम मेरी उस तस्वीर के बारे में बात कर रहे थे और तुमने कुछ खदशात का इजहार किया था। उसने मैगजीन की तरफ इशारा किया। हाँ, मैं संभल कर बैठ गया। उस तस्वीर में तुम्हारे साथ मेरा चेहरा भी बहुत वाज़ेह नजर आ रहा था। मैंने मैगजीन खोलकर तस्वीर की तरफ इशारा किया और उन्हें अपने खदशात से आगाह करने लगा। दुर्गा ने तो शायद इस बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन सीता की आंखों में तशवीश उभर आई। लेकिन मेरा ख्याल है कि कश्मीर की पुलिस, भारतीय फौज या इंटेलिजेंस के पास तो तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं, सीता ने कहा। ये तो अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है, मैंने कहा। अगर उनके पास मेरी कोई तस्वीर होती तो सैकड़ों बार अखबारात में छप चुकी होती और मैं इस तरह आजादी से घूम ना रहा होता। असल बात तो ये है कि कश्मीर में मुझे बाई फेस तो बहुत से लोग जानते हैं। जरूरी नहीं कि पुलिस, फौज या इंटेलिजेंस ही का कोई आदमी मुझे पहचानता हो। ये तस्वीर तो लोगों की नजरों में आएगी और उनमें मेरा कोई दुश्मन भी तो हो सकता है। मैं खामोश होकर बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगा। गद्दार हर कौम में होते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जिनकी वजह से हम बार बार नुकसान उठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को मुल्को कौम का नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफाद अजीज होते हैं। अगर किसी ऐसी शख्स ने मेरी ये तस्वीर देख ली तो वो इनाम के लालच में पुलिस, फौज या इंटेलिजेंस से राब्ता कर सकता है। तुम्हारी बात में वजन है, दुर्गा गहरा सांस लेते हुए बोली। लेकिन मैं ज्यादा परेशान इसलिए नहीं हूँ कि इस किस्म के मैगजीन कितने ही लोग पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। आजकल तो शोबिस के मैगजीन ही चलते हैं। उनमें एक्ट्रेसों की बड़ी खूबसूरत, नीमर या रंगीन तस्वीर भी होती हैं और उनके बारे में दिलचस्प मालूमात भी। ऐसे मैगजीन कौन खरीदना या पढ़ना पसंद करता है? ये तो सिर्फ बुक स्टॉलों की जीनत बनकर ही रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि हमें मुहतात तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, हम मुहतात तो रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में पत्ते हमारे हाथ से निकल चुके हैं, मैंने जवाब दिया। दुर्गा ने मेरी हर बात गौर से सुनी थी। उसे कुछ तशवीश भी हुई थी। उसने मुझे मुहतात रहने का मशवरा भी दे दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस मामले में ज्यादा संजीदा नहीं थी। शायद वो समझती हो कि उस तस्वीर के जरिए हमारा सुराग लगाना मुमकिन नहीं होगा। पुलिस और इंटेलिजेंस तो वैसे भी बाद मामूली बातों पर गड़े मुर्दे उखाड़ फेंकती है और ये तो बहुत मामूली सी बात थी। उन्हें सिर्फ ये करना था कि दिल्ली में मैगजीन के दफ्तर से ये मालूम करके कि ये तस्वीरें उन्हें कहां से मिली थी। आया उनके अपने फोटोग्राफर ने खींची थी या किसी फ्रीलांसर ने उन्हें फरोख्त की थी। फोटोग्राफर कोई भी हो, उसे आसानी से पता चलाया जा सकता था कि उसने ये तस्वीर कब और कहां से खींची थी। और दुर्गा तो इस शहर की मारूफ हस्ती थी, उसे तलाश करना ज्यादा मुश्किल ना होता। दुर्गा ने एहतियात का मशवरा दिया था और एहतियात यही हो सकती थी कि हम उस हवेली को छोड़ दें और जहाँ भी जाएं उसके बारे में दुर्गा को भी ना बताया जाए। लेकिन हो सकता है मेरे ये अंदेशे भी बेबुनियाद हों। उस मैगजीन में आम आदमी की दिलचस्पी की कोई बात ना थी। उसे तो वही खरीद सकता था जिसे तारीख से कोई दिलचस्पी हो। दुर्गा ने ठीक ही कहा था कि लोग फिल्म एक्ट्रेसों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अगले रोज मैं सुबह 10 बजे के करीब बेदार हुआ तो दुर्गा बाजार से सौदा वगैरह ले आई थी। मेज पर भी अखबार पड़ा हुआ था। मैंने वो अखबार उठा लिया। पहले सफे पर ही वो खबर थी। उसके साथ रामचंद धोबी और उसके साथ टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी की तस्वीर भी छपी थी। टैक्सी ड्राइवर की तस्वीर तो जानी पहचानी जा रही थी, लेकिन रामचंद धोबी का चेहरा नाकाबिले शिनाख्त था। कल्पना ने पत्थर से उसका सर इस तरह कुचल दिया था कि उसका चेहरा काबिले शिनाख्त नहीं रहा था। उस खबर को अखबार ने अपने मखसूस रंग में शाया किया था। उसके साथ एक और खबर भी थी कि अमर सागर से एक लड़की को जबरदस्ती अगवा कर लिया गया था। एनी शाहिदों के मुताबिक बयानात छापे गए थे। उनके मुताबिक वो लड़की शादीशुदा थी और अपने पति के साथ सैर करने आई थी कि उसे एक टैक्सी में अगवा कर लिया गया।
लड़की के पति ने एक मोटरसाइकिल पर टैक्सी का पीछा किया था। उनमें कोई भी टैक्सी का नंबर नोट नहीं कर सका था। उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि वो नौजवान अपनी पत्नी को उन गुंडों से छुड़ाने में कामयाब हो सका था या नहीं। अलबत्ता अखबार ने अपने तौर पर उन दोनों खबरों में ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक शहर से दूर उस वीरान इलाके के बाहर जहां टैक्सी खड़ी थी, करीबी रेत पर मोटरसाइकिल के पहियों के निशानात भी पाए गए थे। रिपोर्ट ने क्या राय की थी कि मुमकिन है उस लड़की का पति मोटरसाइकिल पर उन गुंडों का पीछा करता हुआ उस वीरान इलाके तक पहुंच गया हो और वो दोनों गुंडे उसके हाथों मारे गए हों। अखबार में बहरहाल उस शख्स का बयान नहीं था जिसकी मोटरसाइकिल पर मैंने टैक्सी का पीछा किया था, और मेरा ख्याल था कि अब वो इस सिलसिले में पुलिस से राब्ता भी नहीं करेगा। वो समझ गया होगा कि वो दोनों गुंडे मेरे हाथों मारे गए थे और उस वारदात में उसकी मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी। पुलिस उसे परेशान कर सकती थी और जाहिर है वो अपनी गर्दन नहीं फंसवाना चाहेगा। दुर्गा किचन में थी। कुछ देर बाद वो भी मेरे पास आकर बैठ गई और हम दोनों अखबार की उस खबर पर तबसरे करने लगे। तुम तो वाकई बड़े जालिम हो, वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। तुमने उन दोनों का क्या असर कर दिया, इसकी तो सूरत ही पहचानी नहीं जाती। उसने अखबार में रामचंद धोबी की नाकाबिले शनाख्त तस्वीर की तरफ इशारा किया। ये रामचंद धोबी है, मैंने जवाब दिया। जुल्म का मुकाबला तो ताकती से किया जा सकता है। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम सोच सकती हो कि वो लोग कल्पना का क्या असर करते। हम काफी देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। वो दिन बड़ा बोरियत में गुजरा। कल्पना तो दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही थी। कल वाले वाक़े से वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और उसे बुखार भी हो गया था। मैं भी एक मर्तबा उसे देख कर आया था और सीता और दुर्गा तो बार बार उसके कमरे के चक्कर लगा रही थी। शाम को मैं फिर सीता के साथ उसके कमरे में चला गया। कल्पना की बातों से पता चला कि अब वो गंगू और ठाकुर से खौफजदा थी। उसे यकीन था कि ठाकुर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उस वक्त तक महफूज थी जब तक इस हवेली में थी, और जाहिर है वो जिंदगी भर हवेली की दीवारों में कैद तो होकर नहीं रह सकती थी। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कहीं और छोड़ दें, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यहाँ से दूर किसी दूसरे शहर जहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो, जहाँ तुम अपने आप को महफूज समझ सको। मैं अपने आप को सिर्फ यहाँ ही सुरक्षित समझती हूँ, आप लोगों के पास। कल्पना ने बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा। इसके अलावा मेरे लिए कोई जगह महफूज नहीं। मैं जहाँ भी जाऊंगी वो मुझे ढूंढ निकालेंगे, और फिर मेरा अब आप लोगों की सिवा है भी कौन। मुझे अपने पास ही रहने दे, मैं जीवन भर आप लोगों की सेवा करती रहूंगी। हम जबरदस्ती तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, मैंने कहा। तुम हमारे साथ रहना चाहती हो तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इन चंद दिनों के दौरान तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम कांटों भरे रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे चारों तरफ मौत के साए मुंडला रहे हैं, और आगे चलकर तो हमारा रास्ता और भी दुश्वार हो जाएगा। क्या तुम उस रास्ते पर हमारा साथ दे सकोगी? कोशिश करूंगी महाबीर जी, कल्पना ने जवाब दिया। लेकिन मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके एतमाद को कभी ठेस पहुंचने नहीं दूंगी। जीवन दे दूंगी, पर अपने कारण आप लोगों पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। तो फिर ये डर खौफ कैसा? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। सिर्फ 2 लाशें देखकर तुम्हें बुखार चढ़ गया। तुम तो वैसे बड़ी बहादुर लड़की हो। तुमने कल रात जिस तरह रामचंद धोबी का सर कुचला था, उस पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। ज्यादा हैरत इस बात पर हो रही थी कि तुम जैसी बहादुर लड़की अपने आप पर इस तरह खौफ तारी कर लिया कि बुखार चढ़ गया। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी महाबीर जी, कल्पना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं कुछ देर कल्पना से बातें करता रहा, फिर बाहर आ गया। सीता वहीं बैठी रही थी। उस वक्त शाम का झटपटा था, मुझे चाय की तलब हो रही थी। मैंने किचन में झांका, दुर्गा वहां नहीं थी। मैं उस राहदारी में घुसा जहाँ एक बेडरूम दुर्गा के इस्तेमाल में था और दूसरा खाली पड़ा था। मेरा ख्याल था कि दुर्गा अपने कमरे में होगी और मैं उसे चाय के लिए कहकर बाहर लान में चला जाऊंगा। मैं दुर्गा वाले कमरे का दरवाजा खोलकर बेधड़क अंदर दाखिल हो गया, मगर पहला कदम अंदर रखते ही मैं चौंक गया। दुर्गा बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसके बदन पर मुख्तसर सा तौलिया लिपटा हुआ था। मैं तेजी से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके तेज कदम उठाता हुआ बाहर लान में आकर एक कुर्सी पर ढेर हो गया। मेरे इस तरह कमरे में बेधड़क घुस आने पर दुर्गा ने अगरचे किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया था, लेकिन मुझे अपनी उस हरकत पर शर्म महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह बेधड़क कमरे में दाखिल नहीं होना चाहिए था। तकरीबन आधे घंटे बाद सीता की आवाज सुनकर मैंने आंखें खोल दी। उसके साथ कल्पना भी थी। उसके 15-20 मिनट बाद दुर्गा भी चाय बनाकर ले आई। उसने मैक्सी किस्म का ढीला ढाला लिबास पहन रखा था। सर पर तौलिया पगड़ी की तरह बंधा हुआ था। मेरी जानिब चाय का कप बढ़ाते हुए उसके होंठों पर बड़ी मैनिखेज मुस्कुराहट आ गई। लूदरवा कैंप जाने का कोई प्रोग्राम तुमने बनाया है या नहीं? मैंने चाय की चुस्की लेते हुए सीता की तरफ देखा। इस वक्त उस हसास मौजू पर बात करते हुए मैंने कल्पना की मौजूदगी की भी परवाह नहीं की थी। थोड़ी देर पहले कमरे में उससे जो बातें हुई थी उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अगर वो मेरी और सीता की असलियत से वाकिफ हो भी गई तो उस राज को सीने में ही छुपाए रखेगी।
मैं समझती हूँ कि अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सीता ने जवाब दिया। लूथरवा वाले मंदिर की देखभाल जीन धर्मी कमेटी के जिम्मे है और ये कमेटी चंद पंडितों पर मुश्तमिल है। उनमें 2 पंडितों का ताल्लुक जैसलमेर ही से है। वो दोनों जैसलमेर के जैन मंदिर में होते हैं। उनसे किसी तरह ये मालूम करना पड़ेगा कि लूथरवा वाले मंदिर तक किस तरह रसाई हासिल हो सकती है। क्या वो तुम्हें आसानी से बता देंगे? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। नहीं, उसके लिए हमें कोई हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी, सीता ने जवाब दिया। और मुझे यकीन है कि मैं उनसे कुछ न कुछ उगलवा जरूर लूंगी। और ये जीन मंदिर है कहाँ? मैंने पूछा। ज्यादा दूर नहीं, सीता ने जवाब दिया। हम कल दिन में वहां जाकर उन पंडितों में से किसी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। तुम? मेरा मतलब है तुम जाओगी? मैंने कहा। छुप कर बैठे रहने से तो काम नहीं चलेगा, बाहर तो निकलना ही होगा, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फिर वो बताने लगी कि जीन मंदिर जाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। लेकिन अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? मैं अपने चेहरे पर ऐसी तब्दीलियां लाने की कोशिश करूंगी कि कोई मेरा जानने वाला भी मुझे सीता की हैसियत से शिनाख्त न कर सके, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने उसे तफसीलात जानने की कोशिश नहीं की। अगले रोज दुर्गा ने मुझे जल्दी जगा दिया। सीता गुज़िश्ता रात मेरे कमरे में नहीं सोई थी। मैं उठकर बाथरूम में घुस गया और तकरीबन पौन घंटे में तैयार होकर जब मैं कमरे से निकलकर रायदारी में आया तो दुर्गा के साथ एक औरत को खड़े देखकर मैं चौंक गया। वो कोई पुजारन थी। उसने फूलदार कपड़े की चोली और घाघरा पहन रखा था, लेकिन उसने ऊपर सिंदूरी रंग की एक चादर इस तरह ओढ़ रखी थी कि जिस्म का कुछ हिस्सा आगे और कुछ पीछे उस चादर में छुप गया था। सर के ऐन वस में बालों का जूड़ा था, कानों में बुंदे और दोनों कलाइयों में सोने के कड़े थे। उसकी आंखें गहरी नीली और पेशानी पर कशका बना हुआ था। वो सीता थी। उसके गाल किसी कदर फूले हुए से थे। उसके उन फूले हुए गालों और गहरी नीली आंखों की वजह से पहली नजर में तो मैं भी उसे पहचान नहीं सका था। सीता मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। बहुत खूब, मैंने कहा। पहली नजर में तो मैं भी तुम्हें पहचान नहीं सका था। सच बताना, सीता ने कहा। क्या ऐसी हसीन गोपी देखकर कोई पंडित या पुजारी अपनी जबान पर काबू रख सकता है? मैं तो समझता हूँ कि वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगा, मैंने जवाब दिया। चलो तुम लोग नाश्ता करो, दुर्गा ने कहा। ज्यादा देर होगी तो मंदिर में यात्रियों की भीड़ लग जाएगी और तुम लोग किसी पंडित से इत्मीनान से बात नहीं कर पाओगे। हम मेज पर बैठ गए और दुर्गा ने हमारे सामने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद 10 बजे के करीब दुर्गा ने हमें हवेली के खुफिया रास्ते से पिछली गली में निकाल दिया। हम गली से निकलकर सड़क पर आ गए। बाजार में रौनक थी। मैंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। टी शर्ट पैंट से बाहर थी। पैरों में हवाई चप्पल थी। हमें चूंकि मंदिर के अंदर जाना था इसलिए मैंने जोगर नहीं पहने थे और सीता ने भी सैंडल ही पहन रखे थे। मेरा और उसका साथ अजीब सा था, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ कोई भी बात अजीब ना थी और बकौल शख्स से यहाँ सब चलता था। सामने से आने वाले लोग सीता को देखकर प्रणाम करते हुए दोनों हाथ उठा देते और बाद लोग उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर रह जाते। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक ऑटो रिक्शा मिल गया जिसने 10 मिनट में हमें जीन मंदिर पहुंचा दिया। शहर में अगरचे और भी जीन मंदिर थे, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर यही था जहां हम आए थे। और सीता के ख्याल में पंडित भोलेनाथ से उस मंदिर में मुलाकात हो सकती थी या यहीं से उसका पता मालूम हो सकता था। रिक्शा छोड़कर हमें तंग सी गलियों में कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ा था। मंदिर के सामने वाली गली किसी कदर कुशादा थी और यहाँ से वहां तक लातादाद दुकानें थी जिनमें हार, फूल, नारियल, मिठाइयाँ, मूर्तियां और ऐसी लातादाद चीजें भरी हुई थी। यात्री उन्हीं दुकानों से ये चीजें खरीद कर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते थे। दुकानों के अलावा गली में लातादाद ठेले भी थे जिन पर यही सब कुछ लदा हुआ था। मंदिर का चबूतरा बहुत ऊंचा था। उसके आलीशान गेट तक पहुंचने के लिए संगे मरमर की 13 कुशादा सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के दोनों तरफ ऊपर से नीचे तक लातादाद भिखारी बैठे हुए थे। उनमें कुछ तो वाकई ऐसे थे जो माजूर थे और कोई काम न कर सकते थे, लेकिन बहुत से हड हराम भी थे जिन्हें उस मंदिर से मुफ्त में खाने को मिल जाता था और यही लोग ऐसी जगहों पर जेब तराशी की वारदातें भी करते थे। सीढ़ियों के इख्तिताम पर संगे मरमरी का बहुत कुशादा चबूतरा था। उससे आगे मंदिर का गेट था जिसके दोनों तरफ बहुत बड़े और बहुत ऊंचे सतून थे। उन सतूनों पर नक्शकारी का बड़ा खूबसूरत काम था। चबूतरे पर भी और मंदिर के अंदर भी यात्रियों की भीड़ थी। गेट के दोनों तरफ जूते रखने की जगह थी। जूतों की निगरानी के लिए दोनों तरफ एक एक आदमी बैठा हुआ था। हम दोनों ने सैंडल उतार कर एक तरफ रख दिए और अंदर दाखिल हो गए। यात्री सीता को हाथ उठा उठा कर प्रणाम कर रहे थे और मैं हैरत ज़दा सी नजरों से मंदिर को देख रहा था। उस रोज दुर्गा के साथ मैंने जितनी तारीखी इमारतें देखी थी वो फने तामीर का शायकार थी। उनमें पत्थरों पर नक्शकारी का काम देखकर मैं हैरान हो गया, मगर वो इमारतें अब उस मंदिर के सामने मुझे हीच लग रही थी। बहुत वसी और अरीज हाल था। छत बहुत ऊंची थी और लातादाद संगे मरमर के बड़े बड़े सुतून थे। हर सुतून का फैलाव इतना बड़ा था कि मुझ जैसे 3 आदमी भी हाथ से हाथ मिलाकर उसे बाहों के घेरे में नहीं ले सकते थे।
संगे मरमर के उन सतूनों पर नक्शकारी का इतना बारीक और हसीन काम था कि देखकर अकल दंग रह जाती थी। उन्हीं पत्थरों पर जगह जगह मूर्तियां भी तराशी हुई थी। फर्श से लेकर छत तक कहीं 1 इंच भी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी जो खाली हो। ऊपर चारों तरफ कुशादा बालकोनियां थी। उस मरकजी हाल में ऐन सामने संगे मरमर के चबूतरे पर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। ये मूर्ति भी संगे मरमर के बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाई गई थी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। सीता मुझसे चंद गज आगे निकल गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझे आगे आने का इशारा किया। यात्रियों का बहुत रश था। लोग उस जीन मंदिर की यात्रा के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। सीता एक पुजारी के करीब रुक गई। वो पुजारी शक्ल ही से कुछ बदमाश किस्म का लगता था। दरमियाना कद, घुटा हुआ जिस्म, गंजा सर और सुर्ख आंखें, गले में रंग बिरंगे मोतियों की कई मालाएं थी। वो बड़ी गहरी नजरों से सीता को देख रहा था। पंडित भोलेनाथ जी के दर्शन कहाँ होंगे महाराज? सीता ने दोनों हाथों से प्रणाम करते हुए कहा। यहाँ पहली बार आई हो? पुजारी ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय सवाल कर डाला। जी महाराज, सीता ने इस बात में सारी ला दिया। बहुत दूर से मंदिर की यात्रा को आई हूँ। पंडित भोलेनाथ जी के दर्शन भी करना चाहती हूँ। हमें ही भोलानाथ क्यों नहीं समझ लेती? उस तरफ चलो तो हम तुम्हें अपने दर्शन करा देंगे। पुजारी ने आंख से एक तरफ इशारा किया। मेरा खून खोल उठा। कम वक्त मंदिर जैसी पवित्र जगह पर खड़ा था और उसके मन में खोट भरा हुआ था। मेरा दिल तो चाहता था कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं, मगर मैं कोई नया हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। महाराज, सीता ने नागवार सी नजरों से उसकी तरफ देखा और आगे बढ़ गई। मैंने उस पुजारी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर बड़ा वहशियाना सा पन था। उसने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं कंधे उचकाता हुआ सीता के पीछे चल पड़ा। पंडित भोलेनाथ को तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उसकी तलाश में हमने मंदिर के बहुत से हिस्से घूम लिए थे और मुझे हैरत हो रही थी कि मंदिर का मरकजी हाल बहुत बड़ा था, जहाँ एक चबूतरे पर भगवान की मूर्ति भी नस्ब थी। किसी और जगह पर इस किस्म की मूर्ति नजर नहीं आई थी, लेकिन इमारत में लातादार रायदारियां और गुलाम गर्दिशें थी। कई बड़े बड़े कमरे थे। 2-3 कमरों में मैंने बाद पंडितों और पुजारियों को यूं जाप में मसरूफ देखा था। एक पुजारी हमें उस कमरे में ले गया जहाँ पंडित भोलेनाथ मौजूद था। वो उस मंडित का हेड था और उसकी शान ही निराली थी। वो इस वक्त राजा अंदर बना बैठा था। पंडित भोलेनाथ की उम्र 45 और 50 के दरमियान रही होगी। भारी भरकम जिस्म और कद मुनासिब ही था। गंजा सर, माथे पर कशका, कानों में सोने की बालियों और एक कलाई में स्टील के 3-4 कड़े थे। गले में अबनूसी लकड़ी की मोतियों की माला थी। पंडित की अपनी रंगत भी अबनूसी ही थी। वो क्लीन शेव था और लगता था जैसे कुछ देर पहले ही शेव बनाकर आया हो। पंडित भोलेनाथ के चेहरे पर उस पुजारी की तरह वहशियाना पन्ना था जो हमें रास्ते में मिला था। वो एक गद्दी पर विराजमान था और एक गाँव तकिए से टेक लगाकर एक टांग आगे को फैला रखी थी, दूसरा घुटना खड़ा था। उसके इर्द गिर्द हसीन गोपियों का मेला लगा हुआ था। उनमें 2 औरतें ऐसी भी थी जिनका ताल्लुक मंदिर से नहीं था। उनमें से एक ने कीमती साड़ी पहन रखी थी और वो पंडित की टांग दबा रही थी। दूसरी औरत दूसरी टांग दबा रही थी। उसने चोली और घाघरा पहन रखा था। वो दोनों इस तरह बैठी थी कि फराक गिरिबान से उनके सीने झांक रहे थे। एक गोपी पंडित भोलेनाथ के सर पर बहुत ओले ओले चिंपी कर रही थी। एक और गोपी के हाथ में शराब का गिलास था। वो वक्फे वक्फे से गिलास पंडित के ऊंटों से लगा देती। पंडित एक चुस्की लेता और वो गिलास हटा लेती। मंदिरों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था और आज अपनी आंखों से देख रहा था कि मंदिर वाकई अयाशी के अड्डे थे। दुनिया की कोई भी कौम अपनी इबादत गाहों के तकद्दुस को इस तरह पामाल नहीं करती। मुसलमान, ईसाई, सिख, यहूदी, हर कौम अपनी इबादत गाहों के तकद्दुस का खास ख्याल रखता है और हिंदू अपनी इबादत गाहों को अयाशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शराब भी पी जाती है और औरतों के साथ रंग रलियां भी मनाई जाती हैं। गोपियां मंदिर की सेवक कहलाती हैं, लेकिन दरअसल ये पंडितों और पुजारियों की सेवा करती हैं, उनकी हवस की आग ठंडी करती हैं। उस कमरे में 2 पुजारी थे। एक दरवाजे के करीब दीवार से टेक लगाए खड़ा था, लेकिन मेरे ख्याल में वो आंखों ही में बारीक सी जुरी पैदा किए सब कुछ देख रहा था। और दूसरा पुजारी कमरे के दूसरी तरफ दीवार के करीब आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसकी आंखें भी बंद थी, लेकिन मैं समझता था कि वो आंखें बंद किए भी ये सब कुछ देख रहा था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया और सीता ने झुककर पंडित भोलेनाथ के पांव छुए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं आपके दर्शन को बहुत दूर से आई हूँ महाराज, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहती हो? पंडित भोलेनाथ ने पूछा। उसकी आवाज बड़ी पाठदार थी। मैं मंदिर की यात्रा पर निकली हूँ महाराज, सीता ने जवाब दिया। मैंने अपना जीवन मंदिरों और आप जैसे महापुरुषों के लिए वक्फ कर दिया है महाराज। ये मूर्ख कौन है? पंडित भोलेनाथ ने मेरी तरफ इशारा किया। ये मेरा पति है महाराज, सीता ने जवाब दिया। महावीर नाम है इसका। तू धर्म से वाकिफ नहीं है, पंडित ने कहा।
तू नहीं जानती कि मंदिर की सेवा वही कर सकती है जो कंवारी हो, कोई शादीशुदा नारी गोपी नहीं बन सकती। मैं कंवारी हूँ महाराज, सीता ने कहा। क्या कहना चाहती हो? पंडित ने उसे घूरा। वो तुम्हारा पति और तुम कंवारी कैसे हो सकती हो? महाराज, सीता ने एक बार फिर हाथ जोड़ दिए। मुझे बचपन ही से धर्म, मंदिर और आप जैसे महापुरुषों की सेवा का शौक था। मेरी शादी हुई तो मैंने सुहाग रात ही को अपने पति से अपने मन की बात कह दी थी। मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं। पति के होते हुए भी मैं कंवारी हूँ महाराज। क्या चाहती हो? पंडित भोलेनाथ ने पूछा। मैं मंदिरों की यात्रा के लिए निकली हुई हूँ महाराज, सीता ने जवाब दिया। सुना है यहाँ से कुछ दूर लुद्रवा में भी एक बहुत कदीम मंदिर है, लेकिन मुझे बताया गया है कि उस तरफ यात्रियों को जाने की इजाजत नहीं। तो उस मंदिर की यात्रा के लिए आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। पंडित भोलेनाथ लुद्रवा मंदिर के नाम पर चौंक गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर सीता की तरफ देखने लगा। सीता इस दौरान अपना हरबा इस्तेमाल कर चुकी थी। वो दो दाना होकर किसी कदर आगे को झुकी बैठी थी। उसने बड़ी होशियारी से अपने ऊपर से चादर हटा दी और वो मंदिर देखकर मैं उछल पड़ा। सीता ने जो चोली पहन रखी थी उसके सामने के रुख पर कपड़ा नहीं था, जाली थी, और जाली से उसका सीना पूरी तरह बरहना हो रहा था। सीता ने चंद सेकंड के तवक्कुफ से चादर अपने जिस्म पर दुरुस्त कर ली। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये सब कुछ इत्तफाकिया तौर पर हुआ हो, मगर ये इत्तफाक अपना काम कर गुजरा था। मुझे निराश मत कीजिए महाराज, वो पंडित की तरफ देखते हुए बोली। मैं बहुत दूर देश से आई हूँ, लुद्रवा मंदिर की यात्रा जरूर करूंगी। लुद्रवा मंदिर की यात्रा पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, पंडित भोलेनाथ ने कहा। ये पाबंदी तो सरकार ने लगा रखी है। मुझे निराश मत कीजिए महाराज, सीता ने हाथ जोड़ते हुए चादर एक बार फिर सिरका दी और झलक दिखाकर चादर दुरुस्त कर ली। कोई विचार करना पड़ेगा, पंडित भोलेनाथ बोला। फिर दरवाजे के करीब खड़े हुए पुजारी को मुखातिब किया। मोतन दास, इस नारी को हमारे पूजा वाले स्थान पर ले जाओ। सीता खिल उठी। वो पंडित के सामने से उठकर मेरी तरफ आ गई और वो पुजारी हमें लेकर कमरे से बाहर आ गया। हम वहां से तीसरे कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक तरफ चबूतरे पर भगवान की मूर्ति रखी हुई थी, उसके आगे ताजा फूलों का ढेर लगा हुआ था। लुबान की खुशबू कमरे में फैली हुई थी। सीता मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मैं उस पुजारी मोतन दास के साथ दरवाजे के करीब ही खड़ा रहा। तकरीबन 10 मिनट बाद सामने की दीवार शक हुई और उसमें पैदा होने वाले खला से पंडित भोलेनाथ को बरामद होते देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। इस मंदिर का ये पहला खुफिया रास्ता था जो मेरी नजरों में आया था और मुझे यकीन था कि यहाँ और भी ऐसे बहुत से खुफिया रास्ते होंगे। पंडित भोलेनाथ ने मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़े और गर्दन घुमाकर मेरे करीब खड़े हुए मोतन दास को आंख से इशारा किया। मैंने उसकी आंख का इशारा देख लिया था, लेकिन अनजान बना खड़ा रहा। मोतन दास ने कुछ कहे बगैर मेरा बाजू पकड़ लिया और कमरे से बाहर आ गया। उसके होंठों पर बड़ी मैनीखेज मुस्कुराहट थी। मोतन दास दरवाजे के सामने खड़ा रहा और मैं इधर उधर घूम फिर कर मंदिरों के सतूनों, दीवारों पर काशीकारी का काम देखता रहा। मंदिर में यात्रियों की तादाद बढ़ गई थी। पंडित भोलेनाथ ने जिस तरह सीता को अलग कमरे में पहुंचाया था, उससे मैं उसका मतलब समझ गया था, लेकिन मुझे सीता की तरफ से कोई परेशानी नहीं थी। वो पूरी तैयारी करके आई थी। उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो दो आदमियों के काबू में आने वाली नहीं थी और पंडित भोलेनाथ तो अकेला था। लेकिन मेरे ज़हन में ये खदशा भी था कि अगर सीता को वहां से किसी और कमरे में ले जाया गया, जहाँ उसके और गुर्गे भी हुए, तो सीता क्या कर सकेगी और मैं उसकी मदद क्या कर सकूंगा। लेकिन बहरहाल सीता अपनी हिफाजत करना जानती थी। मुझे उसकी तरफ से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। मैं मंदिर में इधर उधर टहलता रहा। आधा घंटा गुजर गया। मैं उस वक्त एक सतून के सामने खड़ा काशीकारी के काम और उस पत्थर पर तराशी हुई एक मूर्ति देख रहा था कि अपने कंधे पर हाथ का दबाव महसूस करके चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा, वो सीता थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चलो अब चलें। हम दोनों मंदिर से बाहर आ गए। सीढ़ियां उतरकर बाईं तरफ वाली गली में मुड़े ही थे कि उस पुजारी ने हमारा रास्ता रोक लिया, जिससे शुरू ही में मुलाकात हुई थी। देवी जी, वो सीता के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। उसके होंठों पर बड़ी मकरू सी मुस्कुराहट थी। हमारे भी दर्शन कर लेती तो अच्छा था, तुम्हारी तमाम आशाएं पूरी हो जाती। सीता ने बिला तवक्कुफ उसके मुंह पर चांटा रसीद कर दिया। चांटा इस कदर जोरदार था कि उसकी आवाज भी उभरी थी और वो पुजारी भी लड़खड़ा कर रह गया था। आसपास के लोग घूमकर उस तरफ देखने लगे। पुजारी गाल सहलाता हुआ सीता की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें तो पहले ही सुर्ख थी। चांटा खाकर खून उतर आया था। मैं तेजी से उसके सामने आ गया। माशे जी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हारी कोई और आशा हो तो मैं पूरी कर दूं। 2-3 आदमी आगे आ गए। उन्होंने सूरतेहाल की नजाकत का अंदाजा लगा लिया था। वो पुजारी को पकड़कर खींचते हुए एक तरफ ले गए। हम गलियों से निकलकर सड़क पर आ गए। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। अब घर ही चलेंगे, इस तरह फिरना ठीक नहीं, सीता ने जवाब दिया।
मैंने सीता की तरफ देखा, कुछ बाल उसके जूड़े से निकलकर बिखर गए थे। चेहरे का मेकअप भी कुछ फीका पड़ गया था। वो एक हाथ बार बार चादर के अंदर सीने पर ले जा रही थी। मैंने एक ऑटो रिक्शा रोक लिया। यही सवारी हमारे लिए सबसे ज्यादा महफूज थी। रिक्शा तेजी से सड़कों पर दौड़ता रहा। बाजार में गली के मोड़ से पहले हमने रिक्शा छोड़ दिया और जब गली में दाखिल हुए तो तीसरे मकान से एक बूढ़ा आदमी और 2 औरतें बाहर निकली। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। मर्द और औरतों ने हाथ उठाकर सीता को प्रणाम किया। दुर्गा के खिदमतगार जीवन का मकान उसके मकान के सामने था। मैंने अपने मकान का रुख करने की बजाय राजीव वाले मकान का दरवाजा खटखटा दिया। दस्तक के जवाब में हमारे वाले मकान का दरवाजा खुल गया। मैं यहाँ हूँ महावीर जी, राजीव की आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा। मुझे दुर्गा देवी ने बता दिया था कि आप लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा इंतजार करता रहा। हम मुड़कर दरवाजे में दाखिल हो गए और उसके 2-3 मिनट बाद हम हवेली में मौजूद थे। दुर्गा से चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद सीता अपने कमरे में आ गई। मैं भी उसके पीछे ही था। मैं दरअसल सीता से पंडित भोलेनाथ से तन्हाई में मुलाकात का हाल जानना चाहता था। सीता ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ घूमते हुए जिस्म पर ओढ़ी हुई चादर उतार कर फेंक दी और मैं उसकी हालत देख कर उछल पड़ा। उसकी चोली सामने से फटी हुई थी और दाईं तरफ 2 निशान नजर आ रहे थे, जैसे किसी ने उस जगह दांत गाड़ दिए हों। ये क्या हुआ? मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। मैं पंडित भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने गई थी, सीता ने जवाब दिया। जवान और खूबसूरत लड़कियों को आशीर्वाद देने का उन पंडितों और पुजारियों का यही तरीका है। कमबख्त ने भूखे भेड़िए की तरह दांत गाड़ दिए और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंडित से क्या बात हुई? मेरा मतलब है तुम बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आकर बताती हूँ।